नए और पुराने मजमून का फर्क। यह किताब जन्म, वक्त, दिन, माह, उम्र, साल, सब कुछ इसम नाम को मिटा देती है। रेखा फोटो मकानों से कुंडली जन्ममय चंद्र बना देती है। लिखत जब विधाता किसी की हो शक्की, उपाय मामूली बता देती है। ग्रहफल व राशि के टुकड़े दो करती या रेखा में मेखा लगा देती है। लाल किताब के प्रारंभ में ही परंपरागत वैदिक के साथ अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय खंड से लाल किताब रचयिताओं के इस विषय को रचने का कारण भी स्पष्ट होता है। लाल किताब रचयिताओं का मानना है कि जन्म समय गणना के पुराने सिद्धांत, दार्शनिक प्रणाली आदि को छोड़कर इस किताब की सहायता से महज घर के नक्शे को देखकर जन्म समय की चंद्र राशि को जाना जा सकता है। विधाता के लिखे लेख में अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो लाल किताब के मामूली से उपाय करने से ग्रहों एवं राशियों के फलादेश को हक में किया जा सकता है। साथ ही हस्तरेखा के अनुसार मिलने वाले बुरे प्रभावों को भी रोक सकते हैं। इस इल्म की बुनियाद इल्म सामुद्रिक पर है, जिससे मौजूदा ज्योतिष के मुताबिक बनी हुई जन्म कुंडली के लग्न की दुरुस्ती करने में मदद मिलती है। जब प्राचीन ख्यालात पर सनीचर की 212 साला मंदी चाल के 3 बड़े चक्करों 2.5x 3 = 7.5 साल की साढ़सती की फिक्र माननी पड़े तो उस लाल किताबी मजमून की बुनियाद पर सनीचर के मंदे वाकयात, मसलन सांप डसने की वारदातें, मकान गिर जाने या बिक जाने, आँखों की नजर, बीनाई की खराबियाँ, चाचे पर जान तक की तकलीफें या मशीनों के नुकसान वगैरह वगैरह अपना सबूत देगे के सनीचर मंदा हो बैठा। गरजे की सूरज की अंतरदशा या सनीचर की साढ़सती चल रही है कि क्या सी ख्याल की बजाय ठोस चीजों और पक्के वाकयात की बुनियाद पर जिंदगी के हालात के जवाबों को दुरुस्त माना गया है। हस्त रेखा से टेवा टिपरा दुरुस्त करके जिंदगी के हालात मालूम करने के अलावा इस इल्म में हर शख्स के टेवे से उसकी 120 वर्ष की उम्र तक के वर्षफल चंद मिनटों में बना लेने के लिए ग्रहचाली फहरिस्त मौजूद है। लाल किताब का प्रथम प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि जन्म कुंडली के फलादेश में जन्म समय को सही कर लेना होता है, जिसमें सबसे सरल माध्यम हस्तरेखा एवं सामुद्रिक शास्त्र अधिक महत्व रखते हैं। इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि पुरातन समय में समय गणना का साधारण जन के पास कोई सरल माध्यम नहीं था या जातक के जन्म के समय को लिखकर रखने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, जिस कारण ज्योतिष जिज्ञासु फल प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं हो पाते होंगे। इसी क्रम में कहा गया है कि फल एवं प्रभाव अगर शनि के 7.5 में 1 से है तो जातक के जीवन को मात्र 3 या 4 बार ही प्रभावी करेंगे, परंतु हर बार 7.5 के प्रभाव भिन्न होंगे। ऐसा जानने के लिए लाल किताब में उस समय पर घटने वाली घटनाओं का जिक्र है। जैसे शनि के बुरे प्रभाव में जातक को बार बार सांप काटेगा, मकान गिर सकता है या बिक जाएगा, नजर कमजोर होने लगेगी, पिता के भाई अर्थात चाचा को मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, जातक की प्रयोग करने वाली मशीनें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, आदि आदि। यहाँ लाल किताब रचयिताओं का मत है कि सूर्य की दशा में शनि है या 7.5 चल रही है। इसका अंदाजा लगाने से अच्छा है कि लाल किताब में वर्णित कुछ निश्चित प्रभावों का आकलन किया जाए। जातक के पास अगर जन्म समय स्पष्ट नहीं है तो भी लाल किताब में बताए गए हस्त लक्षण देखकर सही जन्म समय का अनुमान किया जा सकता है। यही नहीं, लाल किताब में दी गई वर्षफल तालिका से वर्ष कुंडली बनाने की पद्धति के अनुसार नए नियम बनाए गए हैं जो 120 साल के वर्षफल को आंकने के लिए अल्प समय में सहायक होंगे। 2. शक की असर की हालत के वक्त शक का फायदा उठाने के लिए उपाय निहायत आसान और कम कीमत के बताए गए हैं, जो अमूमन ठीक वक्त पर असर देते हुए पाए गए हैं।
लाल किताब के प्रकाशन की जरूरत में दूसरा दावा यह किया गया है कि असमंजस की स्थिति के ग्रहों को इस पुस्तक में जातक के जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव के आधार पर आंका जाना इसकी विशेषता है, जिससे साधारण एवं उपयोगी वस्तुओं का प्रयोग कम कीमत में किया जा सकता है, जबकि पुरातन ज्योतिष में अनुष्ठान आदि को करना सामान्य जन के बस में नहीं था। 3. मजमून बहुत लंबा चौड़ा होने की वजह से सिर्फ उन्हीं वाक़ियात का जिक्र है जो निहायत संगीन, शदीद बल्कि खून से लिखे जाने के काबिल हो। मामूली ताप, बुखार या साधारण कष्ट की बजाय तपेदिक, मिर्गी, अधरंग, इंसान बाकी है या चला गया, मर गया वगैरह का बयान किया गया है, जिसे की दरमियानी शक की जवाब को दूर करने की कोशिश की गई है। लाल किताब एवं वैदिक ज्योतिष में तृतीय अंतर यह बताया गया है कि पुरातन परंपरा में अनेक प्रकार से जातक के विषय में आकलन किया जाता है, जबकि यहाँ मात्र कुछ आकलन कर साधारण उपाय सुझाए गए हैं। दावा है कि लाल किताब के उपाय गहन परीक्षण के उपरांत लिखे गए हैं, जो अपने सार्थक होने की वजह से अगर स्याही से ना लिखकर अपने खून से भी लिखे जाते तो अधिक सत्यता पाते। लाल किताब रचयिताओं का मत है कि इस पद्धति के ज्ञान के उपरांत यह जाना जा सकता है कि जिसकी लाल किताब कुंडली देखी जा रही है वह मनुष्य मामूली बुखार में है या किसी भयानक बीमारी मिर्गी, तपेदिक, अधरंग जैसी बीमारी से ग्रस्त है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए लाल किताब को अंदाजा लगाने से अधिक स्पष्ट फलादेश का ग्रंथ माना जाए तो अधिक सार्थक होगा। 4. प्राचीन ज्योतिष में अगर राहु जन्म कुंडली के पहले घर में हो तो केतु उस कुंडली में हमेशा 7वें होगा। बुध भी सूरज के आगे पीछे या नजदीक या साथ साथ चलता होगा, मगर ग्रहों की यह कैदे इस मजमून में नहीं रखी गई, बल्कि इस मजमून के मुताबिक वर्षफल बनाने की दी हुई फहरिस्त की बुनियाद पर राहु और केतु एक दूसरे के नजदीक घरों में बल्कि हाथ रेखा से बनी हुई जन्म कुंडली या वर्षफल में तो एक ही घर में इकट्ठे भी आ सकते हैं। इस तरह हो सकता है कि बुध का ग्रह भी सूरज से ख्वाह कितने ही घर दूर हो जावे, जिसे कि इस मजमून में हर एक ग्रह अपनी अपनी जगह आजाद होगा और उसकी अपनी बैठक, ग्रहचाली हालत या तरीका असर पर किसी तरह की कैद न होगी और तमाम ग्रह मुसावी हुकूक के मालिक होंगे। पुरातन ज्योतिष में राहु केतु कोई ग्रह नहीं, यह तो आकाशीय ब्रह्मांड के 2 बिंदु हैं जो एकदम 180 अंश की दूरी पर स्थित हैं। साथ ही बुध सूर्य का उपग्रह है जो 30 अंश से अधिक नहीं जा सकता, परंतु लाल किताब का मत इससे कहीं भिन्न है। 120 वर्ष की तालिका में लाल किताब में प्रत्येक ग्रह का स्थान एक निश्चित क्रम में वर्ष कुंडली में रखा गया है, जिसमें राहु एवं केतु का क्रम अलग होने के कारण यह किसी वर्ष जातक की वर्ष कुंडली में एक ही स्थान पर आ जाते हैं। लाल किताब में हाथ की रेखाओं को देखकर जो जन्म कुंडली बनाई जाने की विधि है, उसमें भी किसी ग्रह को किसी भी निश्चित चाल में नहीं रखा गया। इसके पीछे लाल किताब का मत स्पष्ट करने के लिए इसी तालिका को मानने का आदेश भी है। इस तरह में सूर्य के पास रहने वाला ग्रह बुध भी सूर्य से दूर के भावों में हो सकता है। लाल किताब में हर ग्रह को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है, जो अपने निश्चित स्वभाव एवं कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार फल देने में सक्षम है। लाल किताब का यह विशेष तर्क पुरातन ज्योतिष पद्धति के आधार पर न होकर अनुभवों के आधार पर बनाया गया प्रतीत होता है। लाल किताब पद्धति के इस विषय में यह कहा जा सकता है कि फल कथन में यह अनुभव के आधार पर रचित ग्रंथ है, परंतु आज भी अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। 5. खास बात यह है कि टेवे या कुंडली से जिंदगी का मुतल्लिका फलादेश देखने के उसूलों में राशि छोड़ नक्षत्र भूला, नहीं कोई पंचाग लिया, मेघ राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान गया,
इल्म ज्योतिष के मुताबिक बनी हुई जन्म कुंडली लग्न वाला घर लाल किताब में मेष राशि का पक्का घर हमेशा हिंदसा नंबर 1 होगा, जिसके बाद सब घर बिलतरतीब गिनती में होंगे। यानी पुराने इल्म ज्योतिष वाले ख्वाह कोई भी जन्म राशि रखकर लग्न मुकर्रर करे, उनकी जन्म राशि या लग्न वाले खाना नंबर को लाल किताब के मुताबिक खाना नंबर 1 और फिर बाकी घरों को बिलतरतीब ही मिलेगा। पंचम नियम लाल किताब में वैदिक ज्योतिष गणित के मूल से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि लाल किताब रचयिताओं ने राशियों की छोड़ नक्षत्रों को भुलाकर बिना पंचांग के जन्म कुंडली को हमेशा के लिए मेष राशि का स्थान मान लिया और इसी क्रम में द्वितीय भाव को वृष, तृतीय को मिथुन मानते हुए 12 भावों को उनके क्रमांक में ही राशि का स्थान बना दिया। इसकी विशेषता यह है कि लाल किताब में पुरातन गणनाओं के आधार पर लग्न साधन के उपरांत ग्रहों का स्थान उन्हीं भावों में होता है जहां वैदिक गणना द्वारा निर्धारित हो, परंतु राशि क्रम को लग्न में मेष का क्रम ही माना गया है। यह क्रम काल पुरुष की कुंडली में स्थिति को दर्शाता है। लाल किताब में ग्रहों का भावों में प्रभाव भी वैदिक मान्यताओं से भिन्न है। मसलन कोई जन्म कुंडली बमूजिब तुला लगन हस्बैज़ैल है। लाल किताब में उदाहरण स्वरूप पुरातन वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह तुला लग्न की एक जन्म कुंडली बनाई है, जिसमें जन्म समय तुला लग्न उदित हो रहा है और लग्न में बृहस्पति गुरु स्थापित हैं। वृश्चिक राशि के सूर्य राहु द्वितीय में, धनु राशि के चंद्र तृतीय में, मकर राशि स्थित शुक्र चतुर्थ, कुंभ राशिगत शनि पंचम, मीन के बुध षष्ठ, स्वराशि मेष में मंगल सप्तम तथा वृष राशि के केतु अष्टम भाव में स्थित हैं। वैदिक ज्योतिष में यह क्रम काल पुरुष की कुंडली में स्थिति को दर्शाता है, परंतु लाल किताब में ग्रहों का भावों में प्रभाव परंपरागत वैदिक ज्योतिषीय मान्यताओं से भिन्न है। लाल किताब में फलादेश के लिए विंशोत्तरी आदि किसी भी पुरातन पद्धति की दशाओं की गणना को आधार न बनाकर ग्रहों को इनके भावगत स्थान में ही सर्वोत्तमता दी गई है। अब तमाम घरों से सिर्फ हिंद से मिटा दिए गए मगर ग्रह वैसे के तैसे ही लिखे रहने दिए। इसके बाद उसमें हिंद से मिटाए हुओं की कुंडली के लगन के घर को एक का हिंदसा दिया तो वह हस्बैज़ैल, सिर्फ हिंदसा नंबर बदल जाएंगे मगर ग्रह हूबहू उन्हीं घरों में रहेंगे जहां कि वह पहले थे। लाल किताब कुंडली में राशियों के नंबर हटाकर उनके भावों की संख्या को ही राशि मान लिया गया है तथा ग्रह अपनी भावगत स्थिति में ही हैं। यही लाल किताब की कुंडली है जिससे फलादेश किया जाता है। लाल किताब के मत से राशियां एवं नक्षत्र को भूलकर मात्र ग्रहों की स्थिति का प्रयोग करने के लिए वैदिक ज्योतिष का प्रयोग किया गया है। अब हालत देखने के लिए बृहस्पति खाना नंबर 1, सूरज नंबर 2 वगैरह मिलाखत करें। इस तरह ही वर्षफल पढ़ लेंगे। इस तरह प्राचीन ज्योतिष के मुताबिक राशियों का लगन की तब्दीली के कारण जन्म कुंडली में घूमते रहने का चक्कर जाता रहा। पंचांग की लंबी चौड़ी गिनती उठ गई और आखिर पर फलादेश देखने के वक्त 28 नक्षत्र और 12 राशियां भी भुला दी गई। लाल किताब में फलादेश के लिए जो जन्मा कुंडली तैयार है उसमें बृहस्पति गुरु प्रथम भाव में है, सूर्य द्वितीय भाव में है, जिनकी भाव संख्या को राशि मान लिया गया है। ग्रहों की इस स्थिति पर वर्ष के फलादेश के लिए लाल किताब में दी गई 120 वर्ष की तालिका के आधार पर ग्रहों को घुमाकर फल जाना जाएगा। साथ ही लाल किताब का मत है कि इस प्रकार राशि और नक्षत्र गणनाओं का चक्कर ही मिट गया है। पंचांग की जटिल गणनाओं से भी मुक्ति मिल गई है और जातक का फलादेश करने के लिए 28 नक्षत्र और 12 राशियों को भी याद रखने की या देखने की जरूरत ही नहीं है। पुरातन ज्योतिष और लाल किताब के 5वें अंतर में कहा गया है कि लाल किताब में फलादेश के लिए जो जन्मा कुंडली तैयार है उसमें बृहस्पति गुरु प्रथम भाव में है, सूर्य द्वितीय भाव में है, इनकी भाव संख्या को ही राशि मान लिया गया है।
ग्रहों की इस स्थिति पर वर्ष के फलादेश के लिए लाल किताब में दी गई 120 वर्ष की तालिका के आधार पर ग्रहों को घुमाकर फल जाना जाएगा। जैसे जातक के जन्म के समय उसकी लाल किताब वर्ष तालिका को देख वर्ष कुंडली बनाकर जन्म कुंडली के साथ उसका फल कथन होगा। अगर जातक की उम्र 27 वर्ष है तो 27वें वर्ष की कुंडली के साथ लाल किताब जन्म कुंडली का संवेश करके उस वर्ष का फलादेश किया जाएगा। लाल किताब का मत है कि इस प्रकार 12 राशि और 28 नक्षत्र गणनाओं का चक्कर ही मिट गया है। पंचांग की जटिल गणनाओं से भी मुक्ति मिल गई है और जातक का फलादेश करने के लिए 28 नक्षत्र और 12 राशियों को भी याद रखने की या देखने की जरूरत ही नहीं है। 6. जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हुए ग्रह वर्षफल में भी अलहदा न किए गए, जिनसे गणेश धनेश की पुरानी गिनती का ख्याल खुद ब खुद ही कम हुआ। लाल किताब में लग्नेश को गणेश कहकर संबोधित किया गया है। धनेश द्वितीय भाव के स्वामी को कहा जाता है। लाल किताब में अगर किसी भाव में 2 या उससे अधिक ग्रहों की युति है तो लाल किताब में इन्हें इनके राशि स्वामित्व के आधार पर फलादेश के लिए अलग अलग नहीं किया गया, क्योंकि भावों में राशियों के स्वामित्व के आधार पर आकलन का नियम भी छोड़ दिया गया है। जैसे पुरातन ज्योतिष में भाव की राशि के स्वामी को उसका स्वामित्व प्राप्त होता था, चाहे वह ग्रह किसी और भाव में ही क्यों न स्थित हो। यहाँ लाल किताब में क्योंकि जन्म समय की राशि को ही हटा दिया गया है, जिस कारण भावेश का प्रभाव फलादेश को प्रभावित नहीं करेगा। 7. ग्रहों का असर आशा, कारोबार या रिश्तेदार मुतल्लिका के कायम होने से पक्का होने का भेद जाहिर हुआ, जो जरूरत के वक्त मददगार साबित हुआ। पुरातन ज्योतिष और लाल किताब में अंतर स्पष्ट करते हुए 7वें श्लोक में कहा गया है कि लाल किताब में प्रबलता से ग्रहों को पारिवारिक रिश्तों के आधार पर परस्पर संबंधों के बनने एवं बिगड़ने के पीछे का कारण बताया गया है। अनुभव में यह स्थिति भी अपना प्रमाण देती हुई प्रतीत होती है, इसलिए रिश्तों में प्यार या तकरार के प्रभाव के साथ व्यापारिक या व्यवसाय के उतार चढ़ाव को कुंडली से जानकर जातक की सही स्थिति का भविष्य के लिए फल कथन प्रमाणिक होगा। वैदिक ज्योतिष एवं लाल किताब के यह 7 अंतर इस पद्धति को अलग से समझने के लिए कहे गए हैं। प्रामाणिकता के आधार पर ही लाल किताब का प्रचार प्रसार स्वतः अपना स्थान बनाता जा रहा है।